जी, अगर मैं शुरुआत करूँ कि मेरे पहले अटेम्प्ट से जो मैंने दिया, उसमें मेरे 547 मार्क्स आए थे। तो 547 नीट में मार्क्स अच्छे हैं, मगर ये इनफ मार्क्स नहीं थे कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाता। तो मैं उस समय सच बताऊँ, मैं काफ़ी हताश हो गया था। मैं कोई बैकअप ऑप्शन पे जाना चाह रहा था, मगर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया कि अगर मैं बिना कोचिंग के यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो कुछ ही सवाल तो और है। तो क्यों मैं पहुँच सकता हूँ उसके आगे भी, एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में भी। तो उस समय मेरे सामने काफ़ी ऑप्शंस थे, मगर क्योंकि मुझे भरोसा था मेरे स्टार पीएमटी इंस्टीट्यूट पे, क्योंकि हमारे स्कूल के बहुत सीनियर स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई करने के बाद एम्स में भी सिलेक्शन दिया है। बहुत सारे बड़े-बड़े डॉक्टर थे यहाँ के, जो कि यहाँ के पढ़े हुए हैं, स्टार के पढ़े हुए हैं। बहुत ही पुराना एक ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट था। मैंने यहाँ एडमिशन लिया। ओके, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्टार पीएमटी का जो जिक्र कर रहे हैं, गोरखपुर का ये अभी तक का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है। 1999 से ये इंस्टीट्यूट चलता आ रहा है और देखा जाए तो ये लगभग हर साल जो है वो प्लेसमेंट देता है बच्चों को। 100 से अधिक प्लेसमेंट्स ये गवर्नमेंट कॉलेज में देता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो अभिजीत ने हमें बताया है, उससे ये समझ में आ रहा है कि अपनी सफलता का कुछ श्रेय जो है, काफ़ी बड़ा श्रेय, वो अपनी कोचिंग को देना चाहते हैं, राइट? जी। नमस्ते, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ सफलता की एक कहानी शेयर करने वाली हूँ। उसके पहले आपको एक शेर सुना देते हैं। एक शेर है कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को लेकर मेहनत करते हैं, लगातार उसके पीछे परिश्रम करते हैं, तो वो एक न एक वो चीज़ आपको ज़रूर हासिल हो जाती है। तो कुछ इसी तरह की कहानी जो है आज हम आपको बताने वाले हैं। मेरे इस तरफ जो शख्स बैठे हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा पास कर ली है और काफ़ी कम उम्र में इन्होंने पास की है। कह सकते हैं कि एक अटेम्प्ट के बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें इन्होंने जो है वो क्लियर कर लिया है। और इनकी सफलता आखिर इन्हें कैसे मिली, किस तरीके से इन्होंने परिश्रम किया, ये पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। क्या नाम है आपका? अविजित मुदगल। अभिजीत जी, आप हमें बताएं कि आपने 12th के बाद डायरेक्टली जब अटेम्प्ट दिया था, तब आपने क्वालिफाई नहीं किया, आपने बताया। तो कैसा रहा सफ़र, किस तरीके से मेहनत की और कैसे आज आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास आउट हो? जी, अगर मैं शुरुआत करूँ कि मेरे पहले अटेम्प्ट से जो मैंने दिया, उसमें मेरे 547 मार्क्स आए थे। तो 547 नीट में मार्क्स अच्छे हैं, मगर ये इनफ मार्क्स नहीं थे कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाता। तो मैं उस समय सच बताऊँ, मैं काफ़ी हताश हो गया था। मैं कोई बैकअप ऑप्शन पे जाना चाह रहा था, मगर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया कि अगर मैं बिना कोचिंग के यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो कुछ ही सवाल तो और है। तो क्यों मैं पहुँच सकता हूँ उसके आगे भी, एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में भी। तो उस समय मेरे सामने काफ़ी ऑप्शंस थे, मगर क्योंकि मुझे भरोसा था मेरे स्टार पीएमटी इंस्टीट्यूट पे, क्योंकि हमारे स्कूल के बहुत सीनियर स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई करने के बाद एम्स में भी सिलेक्शन दिया है। बहुत सारे बड़े-बड़े डॉक्टर थे यहाँ के, जो कि यहाँ के पढ़े हुए हैं, स्टार के पढ़े हुए हैं। बहुत ही पुराना एक ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट था। मैंने यहाँ एडमिशन लिया। ओके, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्टार पीएमटी का जो जिक्र कर रहे हैं, गोरखपुर का ये अभी तक का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है। 1999 से ये इंस्टीट्यूट चलता आ रहा है और देखा जाए तो ये लगभग हर साल जो है वो प्लेसमेंट देता है बच्चों को। 100 से अधिक प्लेसमेंट्स ये गवर्नमेंट कॉलेज में देता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो अभिजीत ने हमें बताया है, उससे ये समझ में आ रहा है कि अपनी सफलता का कुछ श्रेय जो है, काफ़ी बड़ा श्रेय, वो अपनी कोचिंग को देना चाहते हैं, राइट? जी, कोचिंग में जाने से मुझे सबसे पहली बात तो जो पॉज़िटिविटी मिली, मुझे अपने ऊपर ये विश्वास हो गया कि मैं डॉक्टर बन के बाहर आ सकता हूँ यहाँ से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं कहना चाहूँगा कि इस कोचिंग में जाके आपका एकेडमिक लेवल क्या हो, आप यहाँ आए क्या हैं मैटर नहीं करता है, मगर वहाँ आके उस पॉज़िटिव माहौल की, उस पॉज़िटिव हवा को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। इसमें आपके टीचर्स का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा, उसके बारे में भी हमें बताएं। टीचर्स का ही सबसे बड़ा योगदान रहा मेरे इस पूरी जर्नी में, क्योंकि आते ही जब मुझे मेरी ओम सर से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि यदि अगर आप 550 पे हैं, तो आपको 650 जाने में कोई देर नहीं लगेगी, बहुत आराम से आप जा सकते हैं। तो ओम सर की मदद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। अंकित सर की मदद से मेरी फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो एक ऐसा पार्ट है जिसको नीट के बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते, मगर वहाँ पे प्रियेश सर की मदद से मैंने जिस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, मुझे बहुत रुचि आने लगी और नीट में जितने कठिन-कठिन सवाल थे, जो वो कहते थे ये सवाल आएगा, वो सवाल आए भी थे। तो केमिस्ट्री के साथ में जो सबसे कठिन नीट के बच्चे मानते हैं फिज़िक्स पढ़ने को, क्योंकि हाँ, फिज़िक्स
फिज़िक्स नीट के बच्चों से हो नहीं पाती है। मगर आशुतोष सर और विष्णु सर की मदद से जिस तरीके से फ़िज़िक्स में मुझे मज़ा आना शुरू हो गया, ऐसा लगना शुरू हो गया कि मुझे कई बार लगता था कि जब मैं एमबीबीएस मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे फ़िज़िक्स पढ़ने को नहीं मिलेगी। मुझे इस चीज़ का दुःख भी रहता था। मुझे फ़िज़िक्स में इतना इंटरेस्ट आने लगा कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यदि उनका परफ़ॉर्मेंस कोई एक सब्जेक्ट डाउन करेगा तो बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो उस परफ़ॉर्मेंस को उठाएगा। मगर मेरे केस में ये था कि फ़िज़िक्स वो सब्जेक्ट था जो कि मेरे परफ़ॉर्मेंस को हर टेस्ट में बना के रखता था। हमेशा मुझे 610 620 नंबर के उस बेंचमार्क से ऊपर ले जाता था। जो कि बहुत बड़ी बात है, जी, जी। क्योंकि आमतौर पे ये देखा जाता है कि केमिस्ट्री से लोग भागते हैं। मेरे भी जो भी दोस्त हैं जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि केमिस्ट्री बहुत टफ लगती है। आप बता रहे हैं कि आपकी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया थी। फिजिक्स में भी आपने बताया कि आपके टीचर्स ने आपका काफ़ी सहयोग किया। बहरहाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने स्ट्रैटेजी क्या रखी पढ़ाई की? किस तरीके से आपने पढ़ाई की ताकि और भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता चल सके कि उन्हें कैसे किस तरीके से काम करना है? जी, इसकी शुरुआत मैं बायोलॉजी से करना चाहूँगा क्योंकि हमारे नीट में जो 200 सवाल आते हैं, उन 200 में से 100 सवाल बायोलॉजी के ही होते हैं। तो हमको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है और कितने हमारे नंबर आएँगे, इसका डिसाइडिंग जो होती है वो बायोलॉजी से होती है। तो बहुत सारे नीट के बच्चे जो होते हैं वो बायोलॉजी को सीरियसली ना लेके फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि सबको लगता है बायोलॉजी हमको बचा लेगी। मगर बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ परफेक्ट स्कोर लाना बहुत ज़रूरी है। मेरे बायोलॉजी में 360 में 350 नंबर आए हैं। तो यही एक मेन रीज़न था कि जो मेरा स्कोर था वो एक जस्ट पासिंग मार्क्स से बहुत ऊपर निकल के आ गया और मेरे पास चॉइस है कि मैं जो कॉलेज चाहूँगा मुझे वो कॉलेज मिलेगा। 642 लाने में मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी का था। बायोलॉजी में स्ट्रैटेजी मेरी ये रही कि जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते थे, बॉटनी में आरजेआर सर और संजय मिश्रा सर ने जो बॉटनी पढ़ाई, उस चीज़ को मैंने ग्रैब किया और उनके नोट्स को बहुत ध्यान से मैंने पढ़ा। उसके साथ में टीचर्स को क्लास के बाद मिलता रहता था, उनसे पॉइंट्स पूछता रहता था, सवाल कैसे आते हैं, कोई डाउट हुआ तो भी उनसे पूछा। टीचर्स ने काफ़ी जी। हेल्प किया। फिर अभिजीत, अब आते हैं आपके पर्सनल लाइफ पे। मैं आपसे जानना चाहूँगी घर में कैसा माहौल रहा? कितना सपोर्ट आपको पेरेंट्स से मिला? और सिबलिंग्स हैं आपके या नहीं, या वो भी तैयारी कर रहे हैं? घर के बारे में बताइए। जी, मैं अपनी फैमिली में इकलौता हूँ, मेरे मम्मी-पापा का अकेला बच्चा मैं ही हूँ। तो मेरे पेरेंट्स का बहुत कॉन्स्टेंटली सपोर्ट रहा। मेरे पेरेंट्स भी केंद्रीय विद्यालय में टीचर्स हैं, तो मेरे घर में बचपन से एक एकेडमिक माहौल रहा है। तो जब से मैंने घर में बताया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो बहुत सारे बच्चों को कमी एज में जब वो क्लास 7th-8th में होते हैं, तभी उनको ये सुनने को मिल जाता है कि इस प्रोफ़ेशन में पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तुमसे कैसे होगा, पेपर बहुत कठिन है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे हमेशा कांस्टेंट मोटिवेशन मिलती रही। मेरे पापा भी बायोलॉजी के टीचर्स हैं, उन्होंने भी कई ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जो कि नीट निकाले हुए हैं। तो ऐसे सभी बच्चों से मेरा कॉन्टैक्ट रहा और मेरी मदर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरी हेल्थ को मेंटेन करने में कि मैं अपनी 2 साल की जो मेरी जर्नी रही 11th-12th में, फिर ड्रॉप ईयर में तीसरे साल, मैं तीनों साल में एक भी बार बीमार नहीं पड़ा। कभी रात को 3 बजे 4 बजे भी पढ़ते हुए मुझे कुछ खाने को चाहिए होता था, तो मम्मा मेरे साथ जगी रहती थी और वो रेडी थी मुझे उस समय भी कुक करके मुझे खिलाने के लिए। और पापा का ये कंट्रीब्यूशन रहा कि पढ़ाई में बीच-बीच में कई बार जब मुझे डाउट्स आए तो पापा से क्लियर हुए और पापा के थ्रू मुझे बहुत कॉन्टैक्ट्स मिले और पापा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे पढ़ाई को लेके। तो पापा की वजह से मुझे क्लास 7th-8th से ही उनकी बातों से मेरे घर में जो डिस्कशन होते थे, ये चीज़ क्लियर होने लगी थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, कैसे बनना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है और आगे क्या करना है, विज़न क्लियर हो गया। जी। बड़ी बात सही। अच्छा अभिजीत, आपकी उम्र के बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। बहुत सारे गेम्स हैं आजकल आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह, इन सारी चीज़ों में बच्चों की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखने को मिलती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप पढ़ाई के साथ-साथ मोबाइल को कितना समय देते थे? जी, मोबाइल को समय देने की अगर मैं बात करूँ, तो आजकल पढ़ाई ऐसी है कि हमको मोबाइल को छूना ही पड़ेगा। बिना मोबाइल को ऑपरेट किए पढ़ाई नहीं हो सकती क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद ये एक ज़रूरत है। मगर इसका सदुपयोग तो है, मगर अगर हम खुद को कंट्रोल ना कर पाएँ, तो इसके दुरुपयोग बहुत हैं। मेरा एक टाइम अलॉट कर दिया था। कोचिंग के बाद जब मैं ऑटो से घर जाता था, मेरा वही टाइम था। मुझे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी चलाना होता था, जो भी सोशल मीडिया करना होता था, मैं उसी समय वो ऑटो में ही कर लेते थे? जी, ऑटो में जब कोचिंग से घर जाता था उस समय कर लेता था। सुबह आते हुए तो मैं कुछ ना कुछ रिवाइज़ करते हुए आता था, मगर जाते हुए मैं हमेशा उसी समय मेरा इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक सब मैं अपना उसी टाइम स्लॉट को रखा था, उसी में मैनेज करता था। अच्छा, जी। इसके अलावा आप नहीं करते। अच्छा, पढ़ाई कितने घंटे करते थे आप?
पढ़ाई देखिए ये वैरी करता था। जब पढ़ाई शुरू किए थे तो उस समय 4 से 5 घंटा हुई थी, मगर जो मेरा ये सब बात थी 2022 की, मगर जब 2022 खत्म हुआ, 2023 आया, ये चीज़ लगनी शुरू हुई कि इसी साल पेपर देना है, तो तब ये पढ़ाई 7 से 8 घंटे तक चली गई और छुट्टियों के दिन ये 12 तक भी चली जाती थी। 12 घंटे जी, 12 घंटे पढ़ाई का ये मतलब नहीं होता कि हम स्ट्रेट कंटिन्यूअस बैठ रहे हैं। जी, अगर हम 2 घंटे 3 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ाई करें, फिर हम आधे घंटे का ब्रेक ले लें, फैमिली से बात कर लें, तो वो भारी नहीं लगता। तब पढ़ाई और एन्जॉयमेंट एक ही चीज़ हो जाती अच्छा, है। कभी ये नहीं लगता था, क्रेविंग नहीं होती थी कि यार चलो आज मतलब ठीक है, आज पूरे दिन बैठ जाते हैं, रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, छोड़ो अभी कितनी तो पढ़ाई कर ली हमने, इस तरह का कभी क्रेविंग नहीं हुआ? देखिए, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल मानूंगा मेरे इंस्टीट्यूट को, क्योंकि हमारे रेगुलर टेस्ट होते रहते थे, तो एक तरीके से अंदर से डर रहता था कि जो हमारा अगला टेस्ट होगा उसमें कहीं नंबर कम जी ना आए। कहीं नंबर कम ना आ जाए। तो इसको बहुत सारे बच्चे प्रेशर मानते हैं, मगर मैं इसको प्रेशर नहीं, मैं तो मानता हूँ कि ये एक तरीके का मोटिवेशन है, और ये मोटिवेशन की वजह से ही हम आगे पढ़ाई में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इस वजह से इसमें मेरा इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल है कि मैं कभी पढ़ाई छोड़ नहीं पाया। अच्छा, इंस्टीट्यूट में इस फ्रेंड सर्कल रहा आपका? जी इंस्टीट्यूट में फ्रेंड सर्कल्स रहे आपके? जी, फ्रेंड सर्कल रहा मेरा, मेरे साथ जो बच्चे बैठते थे, और बेस्ट चीज़ ये थी कि सबके सब बहुत सीरियस थे अपनी पढ़ाई को लेके। कोचिंग में फ्रेंड्स को सेलेक्ट करते हुए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। यदि आपके सीरियस फ्रेंड्स हैं कोचिंग में, तो वो आपको बहुत फ़ायदा करने वाले हैं। फिर क्या होता है कि जो ब्रेक टाइम होता है, ब्रेक टाइम में भी जब 3 बच्चे 4 बच्चे एक साथ बैठते हैं, तो जो बातें होती हैं वो पढ़ाई टॉपिक और इन्हीं चीज़ों को लेके होती है कि आगे टेस्ट में क्या करना है, नंबर कैसे आएँगे। वेल अभिजीत, सम अप करते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी रैंक क्या है, और आप हमारे दर्शकों से, खासतौर से वो दर्शक जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपना सक्सेस मंत्र क्या देना चाहेंगे? जी, मेरी ऑल इंडिया रैंक है 9146 और मेरी जनरल कैटेगरी रैंक है 4451। 22,000 जनरल सीट में से मेरी 4451 रैंक है। और सक्सेस मंत्रा मेरा ये होगा कि सबसे पहली बात तो हमको ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए खुद में और अपनी कोचिंग में। जो टीचर्स हमको पढ़ा रहे हैं, जो मटेरियल हमको मिल रहा है और जिस तरीके से हम खुद पढ़ रहे हैं, अगर हमारा पॉजिटिव अप्रोच होगा तभी हम पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ थे जिनके नंबर मेरे से कभी-कभी ज़्यादा भी आ गए थे, मगर नीट का रिज़ल्ट उनका मैं सुन के शॉक था कि उनके नीट में नंबर नहीं आ पाए। तो नीट का जो दिन होता है वो 3 घंटा 20 मिनट ही आने वाली आपकी लाइफ के 50 साल डिसाइड करने वाला है। तो अगर उस समय आप खुद को पॉजिटिव नहीं रखेंगे, तो आप कितना भी पढ़ लें, मगर आप जब वहाँ बैठेंगे आपके हाथ काँपेंगे। तो ऐसी चीज़ जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे साथ देखी, मैंने सबसे ज़्यादा वर्क इसी पे किया, खुद पे भरोसा किया, खुद को ये एहसास दिलाया कि मैं अभिजीत मुद्गल से डॉक्टर अभिजीत मुद्गल तक बहुत आसानी से पहुंच सकता हूं, और ये मेन रीज़न था। सक्सेस मंत्रा में एक और चीज़ मैं कहूँगा कि जो बच्चे 11th और 12th में पढ़ रहे हैं, वो कभी भी ड्रॉप के बारे में ना सोचें, क्योंकि ड्रॉप एक ऐसा बैकअप है जो आपको कहीं ना कहीं, जिसको हम कहते हैं मीठा जहर है 11th और 12th के बच्चों के लिए, कि उनको ये लगने लगेगा कि उनके पास समय बहुत ज़्यादा है और वो उस समय अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेंगे। तो मेरे हिसाब से यही कहना है कि 11th और 12th में ड्रॉप लेने के बारे में ना सोचें। यदि आपका पहला ड्रॉप है तो आप दूसरा ड्रॉप लेने के बारे में ना सोचें। तो इस तरीके से अपने अंदर एक ऐसी टेंडेंसी डेवलप करें कि हमको जो करना है इसी साल करना है, हमारे पास और समय नहीं है। जी ठीक है, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर अभिजीत, और हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ताकि आप आगे चल के डॉक्टर अभिजीत बन करके हमसे दोबारा मिलें। तो ये थी अभिजीत की कहानी दोस्तों, और जैसा कि हमने इनसे बातचीत की है, इन्होंने कुछ चीज़ें जो बताई हैं हमें, वो है सेल्फ ट्रस्ट, और इसके साथ साथ इन्होंने अपनी कोचिंग सेंटर को भी काफ़ी बड़ा श्रेय दिया है। कोचिंग सेंटर इसलिए क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिविटी मेंटेन करना, और इसके साथ ही जिस तरीके से कोचिंग में टीचर्स ने इनको सपोर्ट किया है, उसकी वजह से आज ये अभिजीत जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक बेहद बड़ी बात है। तो अगर आप भी गोरखपुर से हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी स्टार पीएमटी ज़रूर जाना चाहिए, और वहाँ की पढ़ाई कहीं ना कहीं आपको सक्सेस दिला सकती है। मेरे साथ वो लकी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ने अब नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर ली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। आपसे सबसे पहले मैं जुड़ना चाहूँगी, सर अपना नाम बताएं। मैं भूपेंद्र मुद्गल, पीजीटी बायोलॉजी केंद्रीय विद्यालय। अच्छा सर, अभी अभिजीत जी से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि आप बायोलॉजी के टीचर भी हैं, एज वेल एज आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स ने उनको हेल्प की है। लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहती हूँ कि एज अ फादर आपने किस तरीके से इनको मोटिवेट किया? मैम, मेरी पूरी कोशिश ये थी कि इसका 11th-12th कंप्लीट होते ही इसका नीट में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन 547 मार्क्स आए तो मैंने ये सोचा कि आखिर कमी कहाँ रह गई। तो जब मैंने अपने पुराने स्टूडेंट से बात की, जो कि स्टार पीएमटी के स्टूडेंट रहे हैं,
एक बच्ची, 2 बेटियां हैं जो एम्स में MBBS कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि सर बोर्ड की पढ़ाई में और नीट की तैयारी में बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि नीट की तैयारी के लिए हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिसिंग की ज़रूरत होती है और वो स्कूल लेवल पे नहीं हो पाती है। फिर मैंने डिसीजन लिया, इससे कहा कि बेटा निराश मत हो, ये अगर तुम्हें होम्योपैथी में या आयुर्वेदिक में जाना है तो अगले साल भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 साल कोशिश कर लो। तो ये गया कि ठीक है पापा, मैं स्टार में जाता हूँ, और स्टार में एडमिशन लेने के 1 वीक के अंदर मैंने इसके अंदर जो चेंजेस देखे, बोला कि नहीं मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मेरे अंदर, पॉजिटिव अप्रोच इसके अंदर आई, और उसी का रिजल्ट है कि आज गवर्नमेंट सीट लेने जा रहा है। कैसा महसूस कर? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे साथ अभिजीत जी की माता जी भी हैं, और जैसा कि हमें इन्होंने बताया कि आपने बड़ी मेहनत की है, और वाकई माएँ जो हैं वो अपने बच्चों के लिए हमेशा डेडिकेटेड होती हैं। तो मैं आपको पहले तो बहुत सारी बधाई, और बताइए थैंक यू कैसा वेरी महसूस मच, कर रही थैंक यू। हैं? बहुत अच्छा लगा, और अभिजीत बहुत सिंसियर स्टूडेंट रहा है, शुरू से रहा है, बिल्कुल तो दिख रहे हैं इसके अभी बात करके। थैंक यू वेरी मच। और ये इतना पसंदीदा रहा सारे टीचर्स का, और ये पूरा इसका ब्रॉटअप शुरू से टीचर्स के बीच ही हुआ है बिल्कुल। तो मुझे इसके साथ में, और ये मुझे रिजल्ट पूरा देता है, तो मैं इसको एज अ प्रोजेक्ट लेके चलती थी इसको, कि मेरा प्रोजेक्ट है बिल्कुल, और मैं जितना लगती थी उसका 4 गुना मुझे रिजल्ट अच्छा, देता। डांट लगाने का मौका मिला या नहीं आपको? नहीं, कभी नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता है कैसे हम दोनों के बीच बहुत अच्छी इंटीमेसी है, एज अ फ्रेंड है, बिल्कुल महसूस ही नहीं होता है ऐसे बिल्कुल, इन्होंने और बताया डांटने वाला काम ही नहीं, मतलब ऐसा आप कुछ जो है वो किया। रात को 2 बजे 3 बजे भी उठ करके, जी, और जी, जी। मुझे जहाँ तक पता है आप शायद जॉब में भी हैं, Yes, yes, तो yes. कैसे मेंटेन करती थी आप, मतलब बच्चे की पढ़ाई भी एज वेल एज जॉब भी, क्योंकि लेट नाइट स्टडीज भी करते हो? जी 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 जी, मुझे शुरू से, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से मेरी आदत रही रात जगने की। मैं फुल लाइट जग करके सुबह इसको घर का खाना वाना बना के स्कूल चली भी जाती हूँ। अक्सर इंस्पेक्शन में भी ऐसा होता है मेरे साथ, और मैं बेटे के साथ भी ऐसी लगती रहती थी। मेरी कभी 1 घंटे की 1 घंटा 3 मिनट अलार्म लगाती थी, तो इस तरह से ऐसे नींद रहती है, तो मैं हैबिचुअल हूँ। पर मुझे लगता था आज ये इंपॉर्टेंट दिन है, आज मैं फुल टाइम दे दूँ, मन में वो मलाल ना रह जाए कि बच्चे के साथ मैं लगी नहीं, वो तो चीज़ मैं आज- अपना 100% दूँ, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, और इसने मुझे उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट भी दिया। ऐसे और भी कहानियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए गोरखपुर लाइव के साथ।